हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। अपने इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं के राजनीतिक पुस्तक भाग 2 भारत में स्वतंत्र भारत में राजनीति के किताब के अध्याय 5 दल और दलीय व्यवस्था भारत में, जिसका पुराना नाम कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनरुत्थान था। इसमें अब तक हमने विभिन्न विषयों, इस अध्याय के उप विषयों पर चर्चा की है, जिसमें हमने राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती और नेहरू के बाद शास्त्री का चुनाव, फिर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी किस तरह से चुनी गई, और फिर चौथा आम चुनाव और उससे पहले की परिस्थितियां, और फिर उसके परिणाम क्या रहे, गैर कांग्रेसवाद की अवधारणा, चुनाव का जनादेश क्या रहा 1967 का, विधानसभा के चुनाव में किस तरह कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, 9 राज्यों में गठबंधन की सरकारों का जो चलन शुरू हुआ, और दल बदल जो परंपरा आयाराम और गयाराम का चुटकुले से शुरू हुई उसके बारे में, और कांग्रेस में किस तरह विभाजन हुआ, इंदिरा बनाम सिंडिकेट्स के बारे में हमने जाना, और कांग्रेस किस तरह से दो धड़ों, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस और कांग्रेस आर यानी रिक्विजनिस्ट कांग्रेस में, जो कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, उसमें विभाजित हो गई। इन तक हमने चर्चा अपने प्रीवियस वीडियो में कर ली है। तो आइए अब हम अपने इस अध्याय को और आगे बढ़ाते हैं, और हमारा अब चर्चा का विषय है राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969। और इसमें हम सबसे पहले वीवी गिरी का एक डाक टिकट जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको हम जान लेते हैं। तो वीवी गिरी 1894 से 1980 में इनका जीवन काल, और 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। और भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई अपनी, और कांग्रेस के एक नेता और आंध्र प्रदेश के एक मजदूर नेता और सिलोन यानी कि श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए थे, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री भी रह चुके हैं, और उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने अपनी भूमिका को निभाया है। उपराष्ट्रपति के पद पर इन्होंने 1967 से 1969 यानी 1967 से 1969 पर उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई, और फिर इस्तीफा एवं राष्ट्रपति चुनाव में स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा, और राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने इंदिरा के समर्थन से अपनी जीत को दर्ज किया। तो यह पूरा इनका राजनीतिक जो कि एक ब्रीफ में इनके बारे में। तो अब आइए जानते हैं विस्तार से राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी परिस्थितियां, और उसमें क्या परिणाम आया, और उसमें किस तरह इंदिरा गांधी और कांग्रेस दो धड़ों में बट गई। यह एक टर्निंग पॉइंट था इंदिरा के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। तो सिंडिकेट्स और इंदिरा गांधी के बीच की गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आने लगी थी, और तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद भी खाली था। अब इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट्स ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पाई। अब क्या है, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, और जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति की पदवी जो है खाली पड़ गई थी, और उस समय फिर क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य हो गया था। जिस समय फिर कांग्रेस क्या थी, सत्ता में थी, तो सत्ता में हम देखते हैं कि जिस पार्टी का प्रधानमंत्री होता है उसी पार्टी से राष्ट्रपति ज़्यादातर हमें बनते हुए दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही हो रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा होने नहीं दिया। यानी कि कांग्रेस पार्टी से इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री चुनकर आई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब एन संजीवा रेड्डी को अपनी तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी, तो इंदिरा गांधी उनके नाम पर सहमत नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि एन संजीवा रेड्डी के साथ इंदिरा गांधी को आगे जाकर काम करना था, और उनके साथ जो इंदिरा गांधी के रिलेशन थे, जिसे कहते हैं कि काम करने की साझेदारी, आपसी साझेदारी होती है, वह ठीक नहीं थी, बल्कि इनमें खटापट चल रही थी लंबे समय से। इसलिए इनके नाम पर इंदिरा गांधी सहमत नहीं हो पा रही थी। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया कि
पार्टी के विरुद्ध जाकर उन्होंने कहा और अपना एक अलग उम्मीदवार जो कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में वीवी गिरी खड़े थे, इनको अपना समर्थन दे दिया। कैसे? तो फिर पार्टी ने क्या किया, इंदिरा गांधी के नाम मानने पर भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने एक व्हिप जारी कर दिया और व्हिप में कहा गया कि जो भी कांग्रेस के विधायक और सांसद हैं वह सभी क्या हैं, एन संजीवा रेड्डी को ही वोट देंगे अपना। लेकिन उसके विरुद्ध जाकर इंदिरा गांधी ने क्या कह दिया कि व्हिप को मारो गोली, आप अपने अंतर्मन की आत्मा से, यानी कि आपका जो मन कह रहा है आप उस मन से अपना वोट दोगे। यानी कि खुले तौर पर उन्हें अपनी पार्टी के ही कहे व्हिप, अपनी पार्टी के ही द्वारा जारी किए गए व्हिप को चुनौती दे दी और कहा कि आप खुले तौर से स्वतंत्र हो वोट देने के लिए, आप अपने मन से वोट दो। इसका मतलब यह हुआ कि इंदिरा गांधी अप्रत्यक्ष रूप से यह कह रही हैं कि आप जो है वीवी गिरी को वोट दो। अब भला जिस पार्टी प्रधानमंत्री है जिस पार्टी से, अब उस पार्टी का इनडायरेक्टली जो कंट्रोल है वह प्रधानमंत्री के हाथ में रहता है। यानी कि कोई भी सांसद विधायक है वह प्रधानमंत्री की बात ज़्यादा मानेगा, ना कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का। यानी कि सत्ता तो प्रधानमंत्री के हाथ में है ना। तो इसीलिए जो सभी विधायक और सांसदों ने इंदिरा गांधी की इस बात को माना और वीवी गिरी को वोट दे दिया। और वोट आने के बाद पता लगा कि भाई अब तो व्हिप जो जारी किया गया था उसकी बात किसी ने मानी ही नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी की बात मान ली गई है। तो उसमें क्या हुआ, फिर वीवी गिरी राष्ट्रपति के लिए चुन लिए गए। तो इस तरह से एक घटना राष्ट्रपति के चुनाव में सारी यह घटी। अब हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से एन संजीवा रेड्डी को उम्मीदवार घोषित कर दिया राष्ट्रपति के लिए। और एन संजीवा रेड्डी में इंदिरा गांधी की तरफ बहुत दिनों से क्या है राजनीतिक अनबन चल रहे थे, इनके रिश्ते जो सही नहीं चल रहे थे, राजनीतिक रिश्ते जो थे। तो अब ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी और उन्होंने क्या किया, तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो कि वीवी गिरी थे उनको बढ़ावा दिया इस चुनाव में और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भर दिया। किसने? वीवी गिरी ने। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया, 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी कि प्रिवी पर्स को समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी की थी। और उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। तो फिर क्या हुआ कि वित्त मंत्री उस समय कौन थे? मोरारजी देसाई थे। अब वित्त जो मामलों के जो भी कानून है इंदिरा गांधी फटाफट बिना वित्त मंत्री के सलाह पर ले रही थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, चाहे प्रिवी पर्स की समाप्ति करना हुआ, तो यह सारे जो आर्थिक मामले के जो विषय थे उनको वित्त मंत्री के बिना सहमति से इन पर निर्णय ले रहे थे, इन पर दनादन फैसले सुना रही थी। तो उससे क्या हुआ, जो मोरारजी देसाई थे वह भी नाराज हो गए। अब उन्होंने क्या किया, अपना पद छोड़ दिया। तो उपयुक्त दोनों मुद्दों पर ही प्रधानमंत्री और उनके बीच क्या है गहरे मतभेद उभर गए और इसके परिणाम स्वरूप क्या है मोरारजी देसाई ने सरकार से किनारा कर लिया, यानी कि सरकार से छोड़ दी सरकार। तो गुजरे वक्त में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद जो है उठ चुके थे। अब कांग्रेस के अंदर जो मतभेद थे, आपसी मतभेद थे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ बड़े बड़े नेताओं के, वह मतभेद सामने उठकर निकलकर बाहर आ रहे थे। अब लेकिन इस बार जो मामला कुछ अलग ही था। अब दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को आजमा लिया जाए। अब दोनों ने क्या किया कि चलो भाई देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की बात कितनी सुनी जाती है और कांग्रेस पार्टी की बात कितनी सुनी जाती है। तो एक तरह से कि आर और पार की स्थिति में इन्होंने देख लिया कि देखते हैं क्या होता है। तो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जो थे निज लिंगप्पा ने व्हिप जारी कर दिया और कहा कि कांग्रेस सांसद और विधायक जितने भी हैं वह सभी क्या हैं, जो हमारे उम्मीदवार संजीवा रेड्डी हैं उनको ही वोट डालेंगे। अब इंदिरा गांधी के समर्थन का गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाना चाहा। अब इंदिरा गांधी ने कहा कि आप एक कमेटी बुला लो, एक उसमें बातचीत करेंगे, हम देखते हैं किस नतीजे पर पहुंचते हैं, जिसमें हो सकता है कि आप थोड़ी सी बात मैं आपकी मान लूँ और थोड़ी सी बात आप मेरी मान लो, हम किसी और को उम्मीदवार बना देते हैं। लेकिन इस तरह की कोई भी कमेटी, इस तरह की कोई भी मीटिंग बुलाने से कांग्रेस पार्टी ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन उनकी यह याचना भी स्वीकार नहीं की गई। उसके बाद वीवी गिरी का जो छुपे तौर पर है इंदिरा गांधी ने समर्थन कर दिया और खुलेआम इस बात को कहा कि जो भी सांसद और विधायक हैं वह सभी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालेंगे।
तो इसका मतलब यह था कि कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मनमर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते थे। तो अब आखिरकार राष्ट्रपति को पद चुनाव में क्या है, वीवी गिरी ही जीत गए। अब वे स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि एन संजीवा रेड्डी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। अब यह ऐसा पहली बार ही था जी कि जिस पार्टी का प्रधानमंत्री हो या जिस पार्टी को सत्ता में आसीन है जो पार्टी, उसका राष्ट्रपति ही ना चुना जाए, है ना। यह बहुत ताज्जुब की बात थी। तो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से क्या है, पार्टी का टूटना तय हो गया। अब कांग्रेस पार्टी जो आधिकारिक रूप से जिसने अपने उम्मीदवार को उतारा था वही हार गया, तो कांग्रेस पार्टी अब बिखरने वाली थी, इसका तो अंदेशा लग ही चुका था। क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी एक साथ रह ही नहीं सकती थी, क्योंकि दो कमान एक फौज में दो कमांडर थोड़ी हो सकते हैं। तो इसी तरह का कुछ माहौल कांग्रेस पार्टी में बन रहा था। अब पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा, अब इंदिरा गांधी को क्या है, पार्टी से निकाल दिया गया कि भाई आप हमारी पार्टी में नहीं हो। क्योंकि आप हमारी पार्टी की जो मर्यादा है, जो उसके नियम कानून है, भंग कर रहे हो, अपनी मनमर्जी चला रहे हो। ठीक है, इस तरह से इंदिरा गांधी को उस कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। अब 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट्स की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को क्या है, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन या कांग्रेस ओ के नाम से जाना जाने लगा। और जो इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली खेमा था, उसमें जो इंदिरा गांधी अपने आप को जो असली कांग्रेस कह रही थी, उसको रिविजनिस्ट कांग्रेस यानी कि कांग्रेस आर कहा गया। अब इन दोनों दलों को क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस के नाम से भी जाना जाने लगा। और इंदिरा गांधी ने पार्टी की इस टूट को क्या है, वजह जो बताई, उसका वजह उन्होंने कहा कि विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया। इंदिरा गांधी ने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है, इसलिए पार्टी टूटी है। उन्होंने इसे समाजवादी और पुरातनपंथी तथा गरीबों के हिमायती और अमीरों के तरफदार के बीच में लड़ाई बताई। यानी कि कहा कि हम तो गरीबों की हिमायती हैं, लेकिन जो पुरानी कांग्रेस है, यानी कि जो कांग्रेस के सिंडिकेट्स लीडर्स हैं, वह क्या है, अमीरों की तरफदारी करते हैं, वह क्या है, पुरातनपंथी हैं, वह कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से कुछ उन्होंने जस्टिफाई किया अपने इस कांग्रेस के विघटन को। इस कार्टून में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस द्वारा समर्थित जो एन संजीवा रेड्डी थी, वह चित हो गए थे राष्ट्रपति के चुनाव में। और जो वीवी गिरी थी, उसमें किस तरह से उन्होंने जीत दर्ज की और उनके गले में हार का यह विजयी हार है। और पीछे इसको एक बॉक्सिंग फाइट के रूप में दिखाया गया राष्ट्रपति चुनाव को, जिसमें क्या है, वीवी गिरी विजयी हुए हैं। और उसमें एक हाथ क्या है, इंदिरा गांधी का भी है, जिसमें उनका ग्लव्स पहना हुआ, यानी कि इंदिरा गांधी भी इस लड़ाई में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थी। अभी एक लिखे गए अपने एक लेटर में क्या है, एन निजलिंगप्पा, जो कि उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को अपने खत में लिखा, क्या लिखा, तो इतिहास लोकतंत्र की त्रासदी के ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जब जन समर्थन की लहर के बूते अथवा किसी लोकतांत्रिक संगठन के बल पर सत्तासीन हुआ नेता अति राजनीतिक आत्ममोह का शिकार हो जाता है और चरित्रहीन चाटुकार दरबारियों की बातों में जीने लगता है। यानी कि उन्होंने एक लेटर का, उनको लिखे एक लेटर का एक अंश है यह, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी को कहा कि भाई आपको तो जन समर्थन मिला है, लेकिन जिससे आप लोकप्रिय हो गई हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि यह क्या है, इतिहास में ऐसी घटनाएं बहुत सी मिली हैं जिसमें क्या है कि लोकतांत्रिक संगठन में किसी जनता की लोकप्रियता से कोई नेता मशहूर हो जाता है, लेकिन वह क्या है, अपने ही आत्ममोह में, यानी कि वो काल्पनिक दुनिया में जीने लगता है, जिसमें उसे लगता है कि हाँ आप तो सब उसके साथ हैं, उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। और जो उसके दरबारी होते हैं, यानी कि जो उसके सहयोगी होते हैं, वह उसको इस बात के लिए और बढ़ावा देते हैं, उसकी तरफदारी करते हैं। तो ऐसा कुछ कहते हुए उन्होंने अपने पत्र में लिखा। तो आइए देखते हैं पृथ्वी पर्स की समाप्ति और इसको लेकर क्या निर्णय किए गए। तो पिछले अध्याय में आपने जो देशी रियासतों के विलय के बारे में पढ़ा था, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि किस तरह से आज़ादी के बाद एक चुनौती के रूप में था कि देशी रियासतों का विलय किया जाए, क्योंकि उनके पास यह विकल्प था कि वह तो स्वतंत्र हो जाएं या पाकिस्तान में या तो भारत में शामिल हो जाएं। अब भारत में भला कोई बीच में हैदराबाद स्थित है, जूनागढ़ स्थित है, ऐसी रियासतें थीं, वह क्या हैं, डाउटफुल थी, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता या कहाँ चले जाएं। तो इनको लेकर
ऐसी रियासतों को लेकर जो लगभग 550 रियासतें थीं भारत में, इनको भारत में शामिल किया जाए, इसको लेकर इनको कुछ लालच दिया गया। एक तरह से इनको कंपनसेशन जो कि है मुआवजा दिया गया, भत्ता दिया गया। तो उस भत्ते को ही प्रिवी पर्स कहा गया, जिसमें क्या है इनको सैलरी के रूप में महीना जो इनका जो भी आमदनी थी जीवन यापन के लिए इनको सरकारी खर्च अनुदान दिया गया, तो उसी को प्रिवी पर्स कहा गया। तो हमने पढ़ा पिछले अध्याय में कि किस तरह से इनको शामिल किया गया भारतीय राष्ट्रीय में। तो देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले क्या है सरकार ने यह आश्वासन दिया इनको कि आपको हम तत्कालीन शासक और परिवार को निश्चित मात्रा में क्या है निजी संपदा रखने का अधिकार देंगे, और साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते और कंपनसेशन भी दी जाएगी। यह दोनों चीज़ें यानी कि शासक की निजी संपदा और भत्ते इस बात को आधार मानकर तय की जाएंगी कि जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार, राजस्व और क्षमता कितनी है। अब जो किसको कितना भत्ता और किसको कितनी संपदा रखने का अधिकार दिया जाएगा, यह उस बात पर निर्धारित करेगा कि जो संपदा शासक के पास है, जितनी निजी संपदा है, वह उसकी कीमत क्या है, उसके आधार पर उसको दी जाएगी। ठीक है, यानी कि ये सबको एक जैसा है, सबको एक जैसा नहीं, बल्कि जिसकी जितनी ताकत है, जिसका जितना रसूख है, उसको उस आधार पर दिया जाएगा। यानी कि उसका क्षेत्र कितना है शासन का, या उसका जो कार्यभार शासन का था कितने एरिया में फैला था, उस हिसाब से। तो इस बात को आधार मानकर यह तय किया गया था। अब जिस राज्य का विलय किया जाना था उसका विस्तार, राजस्व और क्षमता को देखा गया था। ठीक है, उसी आधार पर प्रिवी पर्स की व्यवस्था बनाई गई थी, जिसको हमने प्रिवी पर्स नाम दिया। तो रियासतों के विलय के समय जो राजा महाराजाओं को दी जाने वाली इस विशेष सुविधा की कुछ खास आलोचनाएं भी होने लगी थी। उस वक्त एक देश की एकता, अखंडता का लक्ष्य ही प्रमुख था। अब जिस समय हमने इस व्यवस्था को लागू किया, चाहे भले ही उस समय यह व्यवस्था अच्छी रही हो, उस समय हमारी मजबूरी रही हो कि हमें इस तरह का कुछ आश्वासन देना पड़ा राजाओं को और लालच देना पड़ा, जिसकी वजह से वो हमारे साथ बने रहे। लेकिन जब स्थितियाँ अलग हो चुकी थी, वह हमसे हमारे देश में शामिल हो चुके थे, तो वह क्या था, अब विरोधाभास उत्पन्न होने लगा था हमारे संविधान को लेकर, उनको दी जाने वाली इस प्रिवी पर्स की सुविधा को लेकर। क्योंकि भारतीय संविधान जो है समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करता है। इस सिद्धांतों के साथ जो है यह जो व्यवस्था थी मेल नहीं खा पा रही थी। तो नेहरू ने कई दफ़े इस व्यवस्था की आलोचना भी की, असंतोष भी जताया, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे, हमारी मजबूरी थी उस समय यह करना। तो 1967 के चुनाव के बाद जब इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को ख़त्म करने की बातें की और इसके मांग का समर्थन किया, तो उनकी राय थी कि सरकार को प्रिवी पर्स की व्यवस्था को है समाप्त कर देना चाहिए। और मोरारजी देसाई प्रिवी पर्स को समाप्त करने के पक्ष में नैतिक रूप से गलत मानते थे इस कदम को। तो मोरारजी देसाई का मानना था कि जो यह क्या है नैतिक रूप से, यानी कि संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से भले ही यह सही हो कि हमारा संविधान ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करता है जिसमें किसी के साथ आर्थिक रूप से भेदभाव किया जाए, यानी किसी को आर्थिक रूप से बढ़ावा दिया जाए या किसी को आर्थिक रूप से जो आर्थिक न्याय है वह ना किया जाए। लेकिन भले ही हमारा संविधान इसको सही कर ठहराता हो, लेकिन फिर भी यह अगर हम प्रिवी पर्स को ख़त्म करते हैं तो यह क्या है नैतिक रूप से गलत होगा। क्योंकि हमने उनको भरोसा दिया था कि भाई आपको हम हमारे देश में शामिल होने पर हम आपको कंपनसेशन देंगे। तो ऐसा तो उनके साथ यह विश्वासघात हुआ, इनके साथ यह धोखा हुआ रियासतों के साथ। लेकिन यह बातें तो देश नैतिकता से तो चलता नहीं है ना, कानून से चलता है। तो प्रिवी पर्स की व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए सरकार ने 1970 में संविधान में संशोधन के प्रयास किए, लेकिन राज्यसभा में क्या है उनको इस बात की मंजूरी नहीं मिल पाई, यानी कि उनका जो प्रस्ताव था वह पास राज्यसभा में नहीं हो पाया। तो इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया। अब इस अध्यादेश को भी क्या है सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, इसको बर्खास्त कर दिया। और इंदिरा गांधी ने इसे 1971 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच में रखा कि आप हमें वोट दोगे तो हम ऐसी व्यवस्था को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा एक मुद्दा भी बन गया उनके लिए इस चुनाव में। तो 1971 में मिली भारी जीत के बाद इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन किया और इस तरह प्रिवी पर्स की समाप्ति कर दी और मौजूदा कानून क्या है इसकी जो अड़चनें थी वह ख़त्म हो गई। तो यह सारा जो प्रिवी पर्स की कहानी और उसके ख़त्म होने की जो कहानी थी और उसके लागू करने की वजह थी, ये सब हमने पढ़ा। अब आइए देखते हैं कि 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनरुत्थान किस तरह हुआ, यानी कि 1971 में किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी थी उसका चुनाव कराया गया और उसमें इंदिरा गांधी को किस तरह से प्रचंड बहुमत और पुरानी कांग्रेस वाला जो रसूख था, जो फिर से एक पुरानी कांग्रेस में जो लोकप्रियता थी
कांग्रेस को लेकर जनता के बीच में वह प्राप्त हुई और इंदिरा गांधी एक मजबूत सरकार बनाने में सक्षम हो पाई। और क्या परिस्थितियां थी जो कि इंदिरा गांधी को इतना लोकप्रिय नेता बनाने में योगदान दिया और इंदिरा गांधी को इतना बहुमत प्राप्त हो पाया, और उसके बाद किस तरह से यह एक चुनाव जो कि कांग्रेस के पुनरुत्थान के रूप में देखा जाता रहा, इसको हम जानने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई थी। अब कांग्रेस क्या है, बिखर गई थी, यानी कि इसके नेता बिखर गए थे, कोई किस पार्टी में शामिल हो रहा था, कोई अपनी पार्टी बना रहा है। जो भी विभिन्न विचारधाराएं थी कांग्रेस के अंदर वह अलग अलग पार्टियों के रूप में सामने आ गई थी। तो ऐसे क्या है, कांग्रेस अब अल्पमत में आ गई थी, है ना। कांग्रेस का जो वोट था बट चुका था। तो बहरहाल डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी के समर्थन में भी कुछ पार्टी थी, जैसे कि डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यह क्या इंदिरा गांधी के समर्थक में थी। क्यों? क्योंकि जो इनका एजेंडा था कम्युनिस्ट पार्टी और डीएमके का कि लिबरल और जनता के बीच, जनता के गरीबों के हितों की कार्य करने के लिए इनका जो एजेंडा है, इनकी विचारधारा कुछ इस तरह की थी। तो इंदिरा गांधी भी इस तरह के जो योजनाएं हैं चला रही थी, तो इसीलिए इन पार्टियों ने इंदिरा गांधी का साथ देना सही समझा। तो इन पार्टियों के सहयोग से क्या है, सरकार सत्ता बनाने में सफल रही इंदिरा गांधी, और इस अरसे के दौरान सरकार के सचेत रूप से अपनी छवि को भी इन्होंने समाजवादी रंग में पेश किया, यानी कि समाज के कल्याणकारी जो एक कार्य के रूप में और कल्याणकारी शासक के रूप में इन्होंने अपने आप को पेश किया। तो इस दौरान इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार जैसे कानून और मौजूदा कानूनों में बदलाव किया भूमि सुधार को लेकर, ठीक है। इसको लेकर ज़बरदस्त अभियान चलाया और उन्होंने भूमि परिसीमन, यानी कि भूमि का एक परिसीमन किया जाए, फिर से सीमाएं तय की जाए और अमीरों से जो अतिरिक्त भूमि है लेकर गरीबों में बांटी जाए। इस तरह के जो कानून है, योजनाएं हैं, इन्होंने चलाया, ठीक है। और कानून भी इसको लेकर बनाए। तो दूसरे राजनीतिक दल भी क्या है, अपनी निर्भरता समाप्त करने और संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग कर दी। अब क्या है, जब इंदिरा गांधी ने देखा कि भाई मेरी लोकप्रियता तो है जनता के बीच में अच्छी खासी बन चुकी है, यानी कि अब ठीक ठाक जनता मुझे जानने लगी है, पहचानने लगी है, अगर मैं चुनाव लड़ती हूँ तो मुझे विजयी प्राप्त होगी। तो इस तरह की स्थिति में उन्होंने क्या किया, अब दिसंबर 1970 में, यानी कि 1 साल पहले ही उन्होंने 2 साल पहले ही अपनी जो सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी, उसको भंग कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने भंग करके फिर से एक नया चुनाव करवाने का अवसर अपने आप को दिया उन्होंने, ठीक है। यह जो उनका निर्णय था आश्चर्यजनक था और साहसिक भी था, क्योंकि आने वाले चुनाव में कुछ भी हो सकता था, उनको हार भी मिल सकती थी। तो जिसके लिए एक साहसिक कदम और आश्चर्य करने वाला जो इनका कदम था, यह लोकसभा को भंग करना। तो लोकसभा के इस 5वें आम चुनाव, जो कि लोकसभा का 5वां जब आम चुनाव हुआ 1971 के फरवरी माह में, तो इसको आयोजन करवाया गया। तो इसमें किस तरह का जो मुकाबला था कांग्रेस विपक्षी दलों और कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के बीच में, आइए देखते हैं। तो चुनावी मुकाबला कांग्रेस आर के, यानी कांग्रेस जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी उसको कांग्रेस आर कहा गया, के विपरीत जान पड़ रहा था। जो चुनाव था, ऐसा लग रहा था कि जो कांग्रेस आर है, यानी इंदिरा गांधी की चुनाव पार्टी है, वह हार जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग सभी को लग रहा था ये अभी पार्टी है ही क्या, इसमें ना तो लोकप्रिय नेता हैं, ना पुराने नेता हैं, ना इस पार्टी में जो प्रधानमंत्री है उसको कोई जानता है, ना इतना अनुभव है इनके पास, राजनीतिक लंबा अनुभव भी नहीं है, और इस पार्टी को काम करते हुए कितने दिन ही हुए हैं, और फिर यह पुरानी नई कांग्रेस के रूप में है, यानी कि जो असली कांग्रेस है वह तो कोई और ही है, तो जनता इनको वोट क्यों देगी। तो इस तरह से जो अंदेशे लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर है, वह हार जाएगी चुनाव। आखिरकार नई कांग्रेस एक गर्जर क्या है, होती हुई पार्टी का हिस्सा भर थी। अब क्या है, जो कांग्रेस आर थी, इंदिरा गांधी की पार्टी थी, वह क्या जर्जर हो चुकी थी। उसमें न तो उसका ढांचा एक था पारंपरिक, या ना उसमें नेताओं का एक समूह, कोई ताकतवर नेता का चेहरा भी उसमें नहीं था। तो हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली जो संगठनात्मक जो ताकत है, जो तो कांग्रेस ओ के पास है, जो कांग्रेस का असली नियंत्रण है वो तो कांग्रेस ओ में ही है। अब इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर
वादी और गैर कांग्रेसी जो विपक्षी दल थे उन्होंने क्या किया, अपना चुनावी गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। अब इसे ग्रैंड अलायंस के नाम से जाना गया, ठीक है, महागठबंधन के नाम से जाना गया। तो इससे क्या है, इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और भी कठिन होने लगी, क्योंकि अब विपक्ष भी क्या है, लामबंदी करने लग गया था, गुटबंदी करने लग गया था, जिससे क्या है कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को के लिए इस चुनाव में और भी चुनौतियाँ उत्पन्न होने लगी थी। अब एसएसपी और पीएसपी जो भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए थे, यानी कि एक साथ आ गए थे चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, गठबंधन बना लिया था इन पार्टियों ने। अब शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ कर लिया। अब जो शासक दल था, यानी कि जो कांग्रेस, इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, उसने क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपना गठबंधन कर लिया, ठीक है। इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी जिसके उसके बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। लेकिन इन सभी बातों के साथ होते हुए, इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए इंदिरा गांधी के पास एक सबसे खास और अहम जो ताकत थी उनको चुनाव जीतने के लिए, एक क्या थी, उनके पास मुद्दा था, एजेंडा था और कार्यक्रम था। तो जिससे उनको विपक्षियों के पास क्या है, अभाव था। ऐसा कुछ जो विपक्षी दल थे वो उनका मोटिव क्या था, उनका एजेंडा क्या था, सिर्फ इंदिरा को हराना है, उनका यही लक्ष्य था। लेकिन चुनाव का लक्ष्य किसी को हराना नहीं होता है, बल्कि जनता के लिए काम करना होता है। अब यह जो बात थी वह विपक्षी दल नहीं समझ पाए और इंदिरा गांधी ने बखूबी इस बात को समझा और नई कांग्रेस ने अपने एजेंडे को तय किया, कार्यक्रम को तय किया और सुसंगठित राजनीतिक कार्यक्रम बनाया, ठीक है, जो कि इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह के एजेंडे का जो अभाव विपक्षी दलों के पास था। तो इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम कर कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, वह है इंदिरा हटाओ, लेकिन जो मेरे पास कार्यक्रम है, मेरे पास जो काम है वह है गरीबी हटाओ। मैं गरीबी को ख़त्म करने के लिए चुनाव लड़ रही हूँ, ना कि किसी को हराने के लिए। तो जनता जाहिर सी बात है किसको वोट देगी, जो गरीबी हटाने का काम करेगा उसको। ये थोड़ी कि इंदिरा हटाओ, ये क्या बात हो इंदिरा हटाओ। तो इसीलिए जनता ने विपक्ष दलों को वोट नहीं दिया, इससे अपने महसूस किया। और गरीबी हटाओ वाला नारा था, यह इंदिरा गांधी को एक चुनावी शक्ति और चुनावी नारे के रूप में जीत दिलाने में इसने अहम भूमिका निभाई। तो इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि और ग्रामीण भू स्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति तथा प्रिवी पर्स जैसे समाप्ति के कार्यों को जनता के बीच में जोर से उठाया और इनको लेकर अभियान चलाया पूरा कि हमें वोट दोगे तो हम प्रिवी पर्स समाप्त कर देंगे, हमें वोट दोगे तो हम जनता में जो गरीब भूमिहीन जनता है, किसान, उनमें ज़मीन को बांट देंगे, ठीक है। शहरी संपदा यानी कि संपदा का जो असमान वितरण है उसको बराबर करेंगे, जनता में जो बराबरी है, गरीबी और अमीरी का जो फासला है उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। इस तरह के जो इन्होंने निर्णय है दिए और इस तरह के अभियान चलाएं चुनाव में। और गरीबी हटाओ जैसे नारे को इंदिरा गांधी ने पूरा एकदम ज़ोर शोर से उठाया और ख़ासकर भूमिहीन किसान और दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक महिलाओं और बेरोजगारों और नौजवानों के बीच इंदिरा गांधी बहुत मशहूर हुई और इन्होंने इनका समर्थन प्राप्त कर लिया। तो इसका आधार तैयार करने की कोशिश की। अब गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा एक कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी, ठीक है, यह एक राजनीतिक रणनीति थी चुनाव जीतने की। अब इसके सहारे वह अपने लिए देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी। अब इस नारे के जरिए क्या है, वह पूरे देश में एक राजनीतिक बुनियाद जो है उन्होंने तय करना चाहती थी। तो इन परिस्थितियों में चुनाव संपन्न हुआ। अब आइए देखते हैं कि चुनावों की क्या परिणाम रहे, क्या नतीजे रहे और फिर उसके बाद की क्या परिस्थितियां बनी। तो 1971 के लोकसभा चुनाव के नतीजे उतने ही नाटकीय थे जितना इन चुनावों को करवाने का फैसला था। यानी कि इंदिरा गांधी ने जैसे आश्चर्य कर देने वाला फैसला लिया कि हम लोकसभा को भंग करते हैं दिसंबर 1970 में और फिर एक नया चुनाव करवाया जाएगा, और इतना साहसिक कदम और आश्चर्यजनक कर देने वाला कदम था इंदिरा गांधी का। और तो यह जो चुनाव फिर करवाया गया 1971 में 5वां आम लोकसभा का चुनाव करवाया गया, उसमें जो नतीजे आए वह भी इतने ही आश्चर्य करने वाले नतीजे थे। जितना इन चुनाव को करवाने का फैसला कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली थी, इससे पहले पिछले
4 आम चुनाव जो हुए थे आज़ादी से अब तक जो चुनाव हुए थे इससे पहले के चुनाव, उनमें कभी भी किसी भी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी को वोट इतने हासिल नहीं हुए थे जितने कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी को मिले थे। तो यह प्रचंड बहुमत और सबसे बड़ा बहुमत था यह। तो इस गठबंधन को लोकसभा की 300 कितनी 75 सीटें मिली थी इंदिरा गांधी और सीपीआई के गठबंधन को, और कुल मिलाकर 48.4% वोट प्रतिशत हासिल हुआ था इनको। और अकेले इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस आर थी उसको 352 सीटें मिली थी और 44% वोट हासिल किए थे। अब जरा इस बात और इस तस्वीर की तुलना हम कांग्रेस ओ के साथ अगर करते हैं तो यह क्या उजाड़ हो गई थी, बिल्कुल लुट गई थी यह तो कांग्रेस। इसमें जो भी चेहरे थे, एक अनुभवी नेता और बड़े बड़े नेता जो थे वह सब चित हो गए थे, उनके सभी पहचान है रसूख है धरे के धरे रह गए थे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं था। उनके पास तो एक ही एजेंडा था कि हम इंदिरा को हटाएंगे, इंदिरा को नहीं जीतने देंगे। तो भला जनता को इससे क्या मतलब है कि आप इंदिरा को आने दोगे या नहीं, बल्कि जनता को इस बात से मतलब है कि कौन आएगा जो हमारे लिए काम करेगा, जनता उसको जिताएगी। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि आप मुझे ले आओ, मैं आपके लिए काम करूँगी, मुझे किसी को हराना नहीं है बल्कि मुझे आपके लिए काम करना है। तो जनता ने इंदिरा गांधी को इसीलिए इतना वोट दिया और इतना प्यार दिया। ठीक है, इस पार्टी में बड़े बड़े महारथी थे, जो कांग्रेस ओ थी उसमें बड़े बड़े महारथी बड़े बड़े लोकप्रिय नेता थे, लेकिन इंदिरा गांधी की पार्टी जितने वोट मिले थे उसके 1/4 वोट भी क्या है इस पार्टी को नहीं मिल पाए थे। महज 16 सीटें जो थी पुरानी कांग्रेस यानी कांग्रेस ओ को मिल पाई थी। और अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने दावे को सही साबित कर दिया कि इंदिरा गांधी ही क्या है, जो इंदिरा गांधी की पार्टी आर है, कांग्रेस आर है, उसे ही असली कांग्रेस कहा गया फिर, यानी कि वही असली कांग्रेस है। उसे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया। अब कांग्रेस जो है नेहरू के बाद से ही किस तरह से गिरती चली गई थी उसकी स्थिति, और एक ख़त्म होती कांग्रेस और कांग्रेस का जो वर्चस्व था वो ख़त्म होता नज़र आ रहा था। लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी ने फिर से उसको बरकरार कर दिया, फिर से उस पार्टी के जो राजनीतिक रसूख था उसको कायम रखा और प्रभुत्व को कायम रखा। तो इस तरह से हम इस चुनाव को कांग्रेस का पुनरुत्थान यानी कांग्रेस की पुनः स्थापना के रूप में भी देख सकते हैं। तो विपक्षी जो ग्रैंड अलायंस था वह धराशायी हो गया, यानी कि टूट गया हुआ। अब इस जमाघोट को 40 से भी कम सीटें मिल पाई थी। जो विपक्षी जो अलायंस था यानी गुट था, गठबंधन था, उसको इतनी सारी पार्टियां मिलकर कुल मिलाकर केवल 40 सीटें ही लेकर आ पाई थी। तो इस तरह से इस चुनाव में हम देख पा रहे हैं कि जब विपक्षी दल जो देख रहे थे तो उसमें क्या है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, तीनों ही अंकों पर क्या है इंदिरा गांधी ही नज़र आ रही थी उनको, क्योंकि यह हर क्षेत्र में जीत दर्ज कर चुकी थी। इस चुनाव में जिसमें ट्रॉफी को लिया इंदिरा गांधी और उसमें एक गरीब अपनी कटोरी को सामने रख रहा है इंदिरा गांधी के। तो इसमें क्या है, जब 1971 का चुनाव तो इंदिरा गांधी गरीबी के नाम पर जीत गई, लेकिन अब गरीबी की यह जो जीत थी इंदिरा गांधी की वह जनता की अपेक्षाओं, जनता की आशाओं पर थी। यानी कि जनता को विश्वास था, आशा थी कि इंदिरा गांधी हमारे लिए काम करेंगी, हमारे लिए, हमारी गरीबों को मिटाने के लिए काम करेंगी, हमारे कल्याण के लिए काम करेंगे। तो जनता उनसे जो अपेक्षा रखती थी अब उनकी मांग करने लगी जनता कि भैया अब हमारी गरीबी को मिटाओ, आप आपने जिताया, आपको हमारे लिए काम करो। तो इसी तरह से जो 1971 का चुनाव था वह जनता की अपेक्षाओं का चुनाव था। तो 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश है आपका, वह बड़ा राजनीतिक संकट वहाँ उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो पाकिस्तान पहले जो पाकिस्तान आज का है वह और जो बांग्लादेश है वह दोनों ही पाकिस्तान हुआ करता था, जिसे हम पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। लेकिन अब क्या हुआ, 1971 के बाद से वहाँ जो पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है आपका, वहाँ पर एक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ, जहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर बांग्लादेशी जो मुसलमान थे उनके साथ भेदभाव हुआ। कैसा? भाषाई आधार पर। यानी क्योंकि जो पाकिस्तान था उसने पूर्वी जो पश्चिमी पाकिस्तान था वहाँ उर्दू बोली जाती थी अधिकतर, तो वहाँ पर उर्दू जो भाषा है पूरे राष्ट्र की भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया उर्दू को। लेकिन बंगाल की जो बांग्लादेश जो है आज का, वहाँ पर जो पूर्वी पाकिस्तान था वहाँ पर असली जनसंख्या जो है, ज़्यादातर जनसंख्या है वह तो बंगाली बोलती है। तो इस तरह अपने संस्कृति और अपनी ज़बान और अपनी बोली का क्या है धूमिल हो तो देख वहाँ के लोगों ने इस बात को सही नहीं माना और उन्होंने कहा कि आप हमें एक स्वायत्त दो, यानी कि हमें अपने क्षेत्र में शासन करने की
आज़ादी दो, हम रहेंगे पाकिस्तान में लेकिन आप हमें आज़ादी दो कि हम अपने क्षेत्र में शासन कर सकें अपनी तरीके से। तो फिर जो मुजफ्फर रहमान थे, वहाँ के नेता थे, उन्होंने इस नेतृत्व और इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। तो कांग्रेस, फिर पाकिस्तान में एक चुनाव करवाया गया, ठीक है, वहाँ का आम चुनाव करवाया गया जब 1970 में। तो उस चुनाव में क्या हुआ कि जो मुजफ्फर रहमान की पार्टी थी उसको पूर्वी बंगाल में, पूर्वी पाकिस्तान में जीत दर्ज हुई, और जो पाकिस्तान की पार्टी थी उसको पश्चिमी पाकिस्तान में। तो इस तरह से एक तरह से जो पाकिस्तान था दो हिस्सों, दो पार्टियों के बीच में बट गया। तो एक तरह से जो मुजफ्फर रहमान की पार्टी थी वह पूरे पाकिस्तान पर शासन करने जितना बहुमत जो प्राप्त कर चुकी थी। अब जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे वह पूर्वी पाकिस्तान के अंडर काम करने को तैयार नहीं थे, वहाँ के नेताओं के अंडर काम करने को तैयार नहीं थी, वहाँ के जनता को शासन देने को तैयार नहीं थे। तो इसी बात को लेकर वहाँ पर क्या है, राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ, और फिर भारत ने इस संकट और फिर इस आंदोलन को दबाने के लिए वहाँ की जनता ने आंदोलन कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ कि भाई आप हमें स्वायत्त क्यों नहीं दे रहे हो, आप हमें शासन में हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो वहाँ की सेना ने, पाकिस्तान की सेना ने उन लोगों का दमन किया, उनको मारा काटा और उनके इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। लेकिन भारत ने अपने पड़ोसी देश होने के कारण क्या है, साथ दिया और अपनी बांग्लादेश की जनता को समर्थन किया, ठीक है। तो इस समर्थन ने क्या हुआ, एक भयंकर युद्ध का रूप ले लिया। तो पाकिस्तान ने हमारे सेना के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। तो भारत ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के साथ युद्ध किया, जिसमें हमने बांग्लादेश के रूप में पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी दिला दी, ठीक है। यह पूरी कहानी बांग्लादेश की है। तो 1971 के चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट उत्पन्न हुआ और भारत पाक के साथ हमारा युद्ध छिड़ गया, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बांग्लादेश बना और बांग्लादेश बन गया। आज़ादी के बाद, युद्ध के बाद क्या हुआ, हमने इस युद्ध को जीत लिया और हमारी शर्तों पर फिर क्या हुआ, बांग्लादेश को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी गई। और इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता क्या है, और बढ़ गई और चांद लग गया, ठीक है। और विपक्षी नेताओं तक ने उनका तारीफ़ किया, उनके कौशल की तारीफ़ की, उनको आयरन लेडी कहा गया, ठीक है। और 1972 के राज्य विधानसभा चुनाव, अब 1972 में फिर विधानसभाओं के जो 5 साल पूरे होने थे उनमें चुनाव करवाए गए। तो इस लोकप्रियता का फ़ायदा इंदिरा गांधी को इन चुनावों में भी हुआ। और वहाँ पर फिर जो कांग्रेस 1967 में विधानसभाओं में और 9 राज्यों में हार गई थी, उनमें अब क्या हुआ, इंदिरा गांधी को सभी विधानसभाओं में लगभग जीत दर्ज हुई, ठीक है। अब उन्हें गरीबी और वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया, यानी कि ऐसा नेता जो गरीबों का हित और गरीबों के लिए काम करने वाला नेता हो, इस तरह की छवि के साथ इंदिरा गांधी को देखा जाने लगा, ठीक है। अब पार्टी के अंदर अथवा बाहर के उसके विरोध की जो कोई गुंजाइश न थी। अब इंदिरा गांधी इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर कोई भी उनकी बुराई करने वाला नहीं था, ठीक है, क्योंकि वह काम ही ऐसे कर रही थी, ठीक है। अब कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जीती थी और राज्य स्तर के चुनाव में भी जीती थी। अब कांग्रेस का हुआ, लोकसभा में तो जीती ही 1971 में, 1972 में हुए राज्य चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज कर चुकी थी, ठीक है। अब इन दोनों ही लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा जो है एक बार फिर कायम हो चुका था, ठीक है। अब कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी और समाज के विभिन्न वर्गों में एक लोकप्रिय भी बन गई थी, ठीक है। अब समाज का हर एक तबका जो है इंदिरा गांधी और कांग्रेस आर को जानने लगा था और इसमें लोकप्रियता बढ़ गई थी। अब 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौती को धूल चढ़ा दी, ठीक है। इन 4 सालों में जो भी चुनौतियां थीं उन सभी चुनौतियों को इन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है। तो कांग्रेस प्रणाली का पुनरुत्थान किस तरह हुआ, तो आइए देखते हैं। तो बहरहाल कांग्रेस प्रणाली जो के पुनरुत्थान का क्या मतलब है, यानी कि कांग्रेस का पुनर्जीवन होना या पुनर्जीवित होना या पुनर्स्थापित होना, उसका क्या मतलब है, तो उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। वही पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। यह काम क्या था, एक पुरानी कांग्रेस को जीवित करने का काम नहीं कह सकते हैं हम इसको। क्यों? क्योंकि कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों नई तर्ज पर बनी हुई थी। हम
ऐसा नहीं कह सकते कि जो इंदिरा गांधी 1971 में दर्ज जीत है इनकी, यह पुरानी कांग्रेस की उभरती हुई ताकत है, ऐसा नहीं था। क्योंकि अपने आप में यह पार्टी पूरी नई थी, एकदम नई पार्टी थी, जिसमें एक नई विचारधारा, इंदिरा गांधी का एक नया काम करने का तरीका था। इस पार्टी को लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त था जो पहले शुरुआती दौर में इस पार्टी को प्राप्त था। लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी थी। कैसे? क्योंकि यह पार्टी पूर्णतया क्या है, अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आधारित थी, ना कि सबके सहयोग से बनी पार्टी थी। ऐसा नहीं था, यह सिर्फ इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर इस पार्टी को इतनी ताकत और शक्ति प्राप्त हो पाई थी। अब इस पार्टी का जो सांगठनिक ढांचा था, ढांचा था वह भी अपेक्षाकृत कमज़ोर था। इसमें संगठन की कमजोरी थी, क्योंकि यह पार्टी एक नेता पर निर्भर थी। ठीक है। अब इस कांग्रेस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे। इस पार्टी के अंदर क्या है, विभिन्न विचारधाराओं वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि इसमें सिर्फ एक विचारधारा थी जो कि इंदिरा गांधी की विचारधारा थी। यानी कि अब क्या है, वह विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चल नहीं पाती थी। जो कांग्रेस थी इंदिरा गांधी की, वह विभिन्न हितों और विभिन्न जो विचारधाराएं थी उनको एक साथ लेकर समाहित नहीं कर पा रही थी। ठीक है। यह पार्टी, तो इस पार्टी ने चुनाव जीते, बहुत से चुनाव तो जीते इस पार्टी ने, लेकिन इस जीत के दर्ज के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्गों जैसे कि गरीब, महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर ज़्यादा निर्भर थी। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी, इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी आर थी, वह केवल और केवल गरीबों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, इनकी बात करके और इनके हितों की बात करके जीती थी, ना कि सभी वर्गों की। इसमें अमीरों के हित की बात नहीं होती थी और इसमें अन्य उद्योगपतियों की बात नहीं होती थी। ठीक है। इस तरह से यह केवल और केवल गरीब, दलित, महिला और आदिवासियों की पार्टी थी। जो कांग्रेस उभर कर सामने आई थी हमारे सामने 1971 में, वह एकदम नई थी। ठीक है। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित तो जरूर कर दिया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदल कर, यानी कि कांग्रेस का जो प्रभुत्व था, रसूख था, वह 1971 में स्थापित तो हो पाया, लेकिन जो इसकी विचारधारा थी बिल्कुल बदल चुकी थी अब कांग्रेस। ठीक है। एक बदली हुई कांग्रेस हमारे सामने थी, ऐसा हम कह सकते हैं। अब कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। जो पहले वाली कांग्रेस थी, नेहरू को कांग्रेस थी, वह क्या है, हर एक क्षमता, हर एक चुनौती को अपने अंदर पचा लेने की, यानी कि उसको सुलझा लेने की क्षमता थी। लेकिन इस पार्टी के साथ ऐसा नहीं था। अब कांग्रेस प्रणाली को इसी खासियत के कारण जाना जाता था। हमने जब एक कांग्रेस प्रणाली कहा, कांग्रेस का काल कहा, यानी कांग्रेस का दौर जब कहा, तो क्यों कहा? क्योंकि कांग्रेस की इसी खासियत, जिसमें हर समस्या, हर संघर्ष, हर तनाव को सुलझा लेने की खासियत जो कांग्रेस में थी, वह इस कांग्रेस में ऐसी बात नहीं थी। इसलिए हम इसको कांग्रेस प्रणाली वाली कांग्रेस नहीं कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन नई कांग्रेस ज़्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद इस क्षमता से हीन थी। यानी कि इस जो नई कांग्रेस थी, इसमें ऐसी कोई क्षमता नहीं थी जिसमें कि विभिन्न विचारधारा, विभिन्न संघर्ष और विभिन्न चुनौतियों को सुलझा लिया जाए आसानी से। ऐसा इसमें नहीं था। ठीक है। कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकप्रियता, लोकतांत्रिक जमीन छोटी थी। यानी कि जो जनता की अपेक्षा थी वह क्या है, बहुत ज़्यादा थी, और कांग्रेस के काम करने की जो ताकत थी वह छोटी थी, बहुत छोटी काम थी। ठीक है। इसीलिए जो यह कांग्रेस पार्टी है वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाई थी। ठीक है। अब विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दों पर जनाक्रोश तथा लामबंदी लगातार बढ़ी। अब ऐसा क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि विकास, आर्थिक बदलावों को लेकर यह है जनता में आक्रोश बढ़ा। ठीक है। इन मुद्दों को जनता ने जोर शोर से उठाया। तो अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इन संकटों से इंदिरा गांधी उबर नहीं पाई, इन संकटों से कैसे निकला जाए, इसका समाधान नहीं ढूंढ पाई, और परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या किया कि आपातकाल लगाने का निर्णय ले लिया। तो यहाँ पर हमारा लेसन और होता है समाप्त, और आशा करता हूँ कि आपको यह अध्याय पढ़ने में आनंद आया होगा और यह तरीका रोचक लगा होगा, और आगे आने वाले अध्यायों को भी आप मेरे साथ पढ़ेंगे, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।